नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था एक विमीय सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। एक विमीय सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, आप लोग इसे ये भी लिख सकते हो एक विमीय प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर या सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। अपने ये एक ही बात होती है। तो इसके अंदर अपने V2 का मान ज्ञात कर चुके थे और V1 का मान जो है वो भी ज्ञात कर चुके थे। V2 का जो मान हम लोगों ने लिखा था वो लिखा था 2m1 बटा m1 प्लस m2 और साथ में था u1 प्लस अपने लिखा था m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 और u2। ठीक है, अपने क्या लिखा था? अपने लिखा था 2m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू m1 और प्लस में था m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 और u2। इसके अलावा v1 का मान भी हम लोग ज्ञात कर चुके थे। v1 का जो मान हम लोगों ने लिखा था, v1 का मान उसके अंदर अपने जहाँ 1 आ रहा था वहाँ 2 करना था और जहाँ 2 आ रहा था वहाँ 1 करना था। तो अपॉन में जो टर्म है उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 1 और 2 दोनों है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? u2 आ जाएगा प्लस m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 और साथ में क्या आ जाएगा? u1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में समीकरण नंबर 8 या 9 अपने पास में शायद थी। तो v1 का मान कितना आ गया? 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस में m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u1 आ रहा था। इसके अंदर अपने केस सेकंड पढ़ रहे थे, फिर से बता देता हूँ आपको। केस सेकंड, केस फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके थे, केस सेकंड पढ़ रहे हैं। केस फर्स्ट के अंदर तो आपने क्या किया था? केस फर्स्ट के अंदर आपने लिखा था कि m1 और m2 यदि क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर m1 और m2 बराबर होते हैं, केस फर्स्ट की बता रहा हूँ आपको, तो उस कंडीशन में ये टर्म यहाँ से 0 हो रही थी और ये टर्म भी अपने पास में क्या हो रही थी? 0 हो रही थी। ठीक है, और आपके पास में देखिए यदि m1 m2 बराबर है तो m1 प्लस m1 बनेगा 2m1, 2 से 2 कैंसिल और m1 यानी v2 किसके बराबर आ रहा था? u1 के, और v1 किसके बराबर आ रहा था? u2 के बराबर आ रहा था। मतलब ये था कि जो पहला कण है वो दूसरे कण के वेग से और जो दूसरा कण है वो पहले कण के वेग से क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, यानी पहला कण दूसरे कण के वेग से और दूसरा कण पहले कण के वेग से क्या करेगा? गति करेगा। और अगर अपने ये मान करके चलें कि दोनों में से एक कण जो है वो कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में। यदि दोनों में से कोई एक कण विराम अवस्था में है तो जब टक्कर होगी उसके बाद में जो विराम अवस्था में वो गतिशील हो जाएगा और जो विराम अवस्था में था वो गतिशील और जो गतिशील था वो क्या हो जाएगा? विराम अवस्था में आएगा। यानी केस फर्स्ट अपने को बताता है यदि दोनों के द्रव्यमान बराबर हो और सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर हो तो उस समय द्रव्यमान आपस में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी केस फर्स्ट के अंदर। केस सेकंड के अंदर देखिए हम लोग क्या पढ़ करके आए थे। केस सेकंड के अंदर अपने एक तो ये देख रहे थे यदि दूसरा कण जो है वो कौन सी अवस्था में हो? विराम अवस्था में हो। तो दूसरा कण यदि विराम अवस्था में होगा तो u2 इक्वल क्या होगा? 0 होगा। u2 इक्वल यदि 0 होगा तो आपके पास में एक तो बनेगा v2 कितना आएगा? देखिए ये आएगा 2m1 बटा m1 प्लस m2 अपॉन u1 और v1 जो है वो कितना आएगा? वो u2 इक्वल तो 0 है, ये आएगा m1 माइनस का m2 बटा m1 प्लस m2 और u1। तो एक तो v1 ये आएगा और एक v2 जो आपका ये आएगा। तो एक v2 का मान अपने पास में है। ठीक है, जो अपने पास में कितना है? 2m1 u1 बटा m1 प्लस m2 और एक v1 का मान है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, यदि अपने ये मान करके चले कि दोनों कणों के द्रव्यमान जो है वो क्या है? बराबर है। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर होंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में v2 जो है ये तो किसके बराबर आ जाएगा? u1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यदि अपने ये मान करके चले कि m1 और m2 क्या है? बराबर है। यदि m1 और m2 बराबर है तो उस कंडीशन में देखिए आपके पास में क्या है? m1 प्लस m1 और ये m1 कैंसिल और 2 भी कैंसिल, क्या बचा? v2 बराबर u1 और यहाँ m1 m2 बराबर तो v1 का मान सीधा कितना? 0। सीधा v1 कितना? 0। मतलब यदि दो कण आपके पास में है और दोनों कण जो है उनका द्रव्यमान बराबर हो तो उस समय जो दूसरा कण है वो पहले कण के वेग से और जो पहला कण है वो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। मतलब जो
कण स्थिर था वो गतिशील हो जाएगा, और जो कण गतिशील था वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, स्थिर अवस्था में आ जाएगा। ये कंडीशन अपने यहाँ पर लागू होती है। आगे बढ़ते हैं अपने, और इसके अंदर ये देखते हैं कि यदि इस टक्कर की बात करें तो गतिज ऊर्जा का अंश जो दूसरे कण में स्थानांतरित होता है उसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कितना आएगा, गतिज ऊर्जा का वो अंश जिसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो ये आएगा 1/2 और m2v2² बटा 1/2 m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा 1/2 m2v2² बटा 1/2 m1 u1 की क्या आएगी, स्क्वायर आएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपके पास में ये टर्म सिर्फ इतनी नहीं है, गतिज ऊर्जा के टोटल मान आप लोगों के पास में है, यानी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, जो अंतिम गतिज ऊर्जा है, उसका पूरा मान आपके पास में। पूरा मान होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ये टर्म भी साथ में आएगी, 1/2 m2 u2 स्क्वायर पर u2 का मान क्या है, 0, इसलिए ये टर्म यहाँ से हट जाएगी। इसी तरीके से यहाँ ये टर्म भी इसके साथ में है, m1 v1 की स्क्वायर पर v1 का मान कितना है, 0 है। क्यों? क्योंकि पहला कण दूसरे कण के वेग से और दूसरा कण जो वो पहले कण के वेग से क्या करता है, गति करता है। तो अगर ये कंडीशन अपने यहाँ होती है तो आपके पास में ये मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब अपने क्या करेंगे, एक तो अपने लिखेंगे 1/2 m2 v2 करेंगे और इसकी करेंगे होल स्क्वायर। v2 का मान आपके पास में कहीं होगा, ये देखो ये रहा, तो इसकी आप लोग करोगे होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 m1 स्क्वायर और u1 की स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा 4 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर और अपॉन में आएगा m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर। ये मान अपने पास में जो है वो प्राप्त हो जाता है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1/2 m1 u1 की स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल मान जो है वो हमारे पास में आ जाते हैं। इसे अपने क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसे जब हम लोग सोल्व करते हैं तब देखिए उसमें आपके पास में जो मान आता है वो मान आपके पास में बचता है। जब आप लोग इसे सोल्व करोगे ना तब देखिए आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आएगा 4 m1 m2, आपके पास में आएगा 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर। ये मान जो आपके पास में बच जाता है 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर। ये मान आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये मान आप लोग निकाल सकते हो। देखना 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। इसके साथ साथ ये m1 है, इसकी पावर भी कैंसिल हो जाएगी, u1 स्क्वायर जो है ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो आपके पास में बचेगा क्या, आपके पास में बचेगा 4, ये 4 लिख दिया, एक m1 बचा है, m1 लिख दिया, m2 बचा हुआ है, m2 लिख दिया, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, m1 प्लस m2 लिखा हुआ है और इसकी होल स्क्वायर लिखी हुई है। अपने कंप्लीट इसे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं और अपने क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। किसे कॉमन ले, m1 m2 की होल स्क्वायर। यहाँ कॉमन ले लेते हैं m1 की स्क्वायर को, यानी सीधा m1 कॉमन लेंगे तो अंदर से क्या आएगा, m1 की स्क्वायर जो है वो कॉमन के रूप में अपने बाहर आ जाएगी। ठीक है, कॉमन तो अपने m1 लिया है पर बाहर स्क्वायर है तो m1 की क्या आएगी, स्क्वायर आएगी। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आएगा 4 m2 अपॉन m1 बटा 1 प्लस m2 अपॉन m1 और इसकी होल स्क्वायर। ये मान जो आपके पास में बच जाता है। अब देखिए अगर आपके पास में m2 अपॉन m1 जो है, यदि m2 अपॉन m1 जो है इसका मान कितना हो, 1 हो, m2 अपॉन m1 का मान यदि कितना हो, 1 हो, तो गतिज ऊर्जा जो है उसका अनुपात भी क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा जो आपके पास में आ रही है उसका जब आप लोग अनुपात ज्ञात करोगे तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, इसलिए आएगा कि ये तो m2 अपॉन m1 आपने 1 रख दिया है, ठीक है, तो ऊपर बचा सिर्फ 4। अपॉन में देखिए एक तो 1 है, प्लस इसकी जगह आपने 1 रखा तो इसकी होल स्क्वायर, ये बना 4 बटा ये 2 और 2 की होल स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल और कितना 1। यानी गतिज ऊर्जा जो है उसका अनुपात भी आपके पास में कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। यदि m2 अपॉन m1 कितना हो, 1 हो, तो आपके पास में ये जो आएगा तो ये मान भी क्या आ जाएगा, आपके पास में 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से अपने देख सकते हैं कि दूसरा कण जो टक्कर से संपूर्ण गतिज ऊर्जा क्या कर देता है, अपनी स्थानांतरित कर देता है। संपूर्ण गतिज ऊर्जा जो है वो कण की यहाँ पर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। एक कण से दूसरे कण में कंप्लीट गतिज ऊर्जा अपने क्या हो सकती है, स्थानांतरित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड के बाद में आगे अपने केस आता है थर्ड। केस थर्ड,
केस थर्ड के अंदर देखिए क्या आता है। केस थर्ड में अपने को ये बोलता है कि यदि m2 ग्रेटर देन m1 हो, यदि m2 ग्रेटर देन m1 और u2 इक्वल क्या हो, 0 हो, यानी u2 जो है उसका मान तो आपके पास में 0 और m2 जो है वो m1 से क्या हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, तो उस केस में v1 और v2 के मान आप लोग देख सकते हो। v1 जो आपका आएगा, v1 वो लगभग किसके बराबर आएगा, वो लगभग आएगा माइनस के u1 के बराबर, और v2 जो है वो कितना आ जाएगा, लगभग आपका 0 आ जाता है। ठीक है, v2 तो लगभग 0 आ जाएगा और v1 जो है वो लगभग कितना आएगा, आपका u1 जो है वो प्राप्त होगा। ये कौन सी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है जब m2 जो है वो क्या हो, m1 से बड़ा हो। एक तो आपको पता लग ही गया होगा कि अपने u2 का मान क्या लेकर के चले, 0 लेकर के चले, तो ये जो आपके पास में इक्वेशन सही है, इसमें से ये दोनों इक्वेशन आपके पास में बचने वाली। एक अपने क्या किया है, अपने ये माना है कि m2 जो है वो ग्रेटर एंड ग्रेटर किससे, m1 से, मतलब m1 जो है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा मान है किसका, m1 का, इतना ज़्यादा बड़ा है कि m1 को अपने नेगलेक्टेड मान सकते हैं। अगर m1 को यहाँ नेगलेक्टेड माना जाए v2 का, तो n1 को जब नेगलेक्टेड मानोगे बिल्कुल लगभग 0 के करीब मान लोगे, ये मान लगभग कितना आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। तो ये लगभग किसके बराबर आ जाता है, आपका 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, और v1 की बात करें तो m1 को नेगलेक्टेड मान लिया, यहाँ से इस m1 को नेगलेक्टेड मान लिया, तो m2 से m2 कट गया, माइनस का बचा, और कितना बचा, माइनस का u1। इस केस में आपके पास में v1 का मान तो प्राप्त होता है माइनस का u1, और v2 का मान लगभग कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। सेकंड, इसके बाद में अपने पास में केस जो आता है उसमें देखिए अपना केस आता है फोर्थ केस। फोर्थ केस के अंदर अपने क्या मानते हैं, फोर्थ केस के अंदर अपने मानते हैं कि यदि m2 जो है, यानी केस फोर्थ और फोर्थ केस के अंदर हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो अपने पास में m1 जो है, m1 क्या है, अब की बार m2 से बड़ा है, यानी अब की बार कौन बड़ा है, m1 बड़ा है किससे, m2 से। यदि m1 m2 से बड़ा है तो आपके पास में v1 जो आएगा, v1 लगभग किसके बराबर आ जाएगा, आपका v1 जो है वो लगभग बराबर आ जाएगा u1 के, और u1 है ये u1, और v2 जो है वो लगभग बराबर आ जाएगा 2u1 के। ठीक है, तो v2 तो लगभग 2u1 के बराबर होगा, और v1 जो है वो लगभग किसके बराबर होगा, u1 के बराबर होगा, लगभग बराबर अपने ये लिख रखा है। एक तो इसके अंदर ये कंडीशन है, ये कंडीशन सभी में लागू अपने करनी है। अगर ये कंडीशन लागू करेंगे तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशंस को अपने देखना है और इनकी सहायता से इसे सोल्व करना है। अब देखिए आप लोग इसे अपने क्या कर रहे हैं, u2 को तो 0 ले लिया, तो आगे की ये जो टर्म है ये इसमें आने वाली नहीं है u2 वाली, तो आपके पास में टर्म आएगी ये दोनों, एक तो v2 का मान और एक v1 का मान। इन दोनों मानों के अंदर अपने ये मान करके चल रहे हैं कि m1 ग्रेटर देन m2, मतलब m1 जो है वो m2 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर ये कंडीशन यहाँ पर लागू होती है तो m2 जो है अपना लगभग यहाँ से क्या हो सकता है, नेगलेक्टेड हो सकता है। यहाँ से m2 को अपने लगभग क्या ले लेंगे, नेगलेक्टेड ले लेंगे। यदि m2 को नेगलेक्टेड लेते हो, m1 से m1 कैंसिल हो जाता है और आपके पास में बचता है 2u1। किसका मान आता है, v2 का मान कितना, 2u1। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं v1 की। v1 के अंदर अपने यदि इस मान को रखें कि m1 जो है वो ग्रेटर देन m2, यदि m1 जो है m2 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ से m2 को अपने नेगलेक्टेड मान लेंगे, m1 से m1 अपना कैंसिल हो जाएगा और u1 आपके पास में बचेगा। v1 जो है लगभग किसके इक्वल आ जाएगा, u1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये मान जो है आपके पास में यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी जब कोई भारी कण हल्के कण को टक्कर मारेगा तो भारी कण जो है उसके तो वेग में नगण्य अंतर आएगा, परंतु जो हल्का कण आपके पास में होगा वो दुगने वेग से गति करना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। देखिए यहाँ v1 वेग है तो v1 तो क्या रह रहा है, u1 ही रह रहा है। u1 जो है वो तो v1 के बराबर आ रहा है, मतलब जैसे ये मान करके चलें m1 बड़ा है, m1 बड़ा होने का मतलब किस तरीके का कण है, बारी कण है। तो जो बारी कण है वो तो अपने लगभग उसी वेग से गति करेगा, जैसे u1 है तो u1 जो है वो v1 वेग के साथ गति करेगा। जैसे m1 अपना बारी कण है, उस m1 कण की यदि बात करें जो u1 वेग से गति कर रहा था वो अब उसके बराबर वेग v1 से क्या करेगा, गति करेगा। पर जो हल्का कण है, हल्का कण जैसे m1 ये कंडीशन है, m2 यहाँ क्या है, एक हल्का कण है, तो m2 जो है जिसका वेग कितना हो जाएगा, v2 जो है वो 2u1 हो जाएगा, यानी जो वेग है उसका बारी कण का जो वेग है उसका दुगना वेग जो है इसको
प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में थी एक विमीय प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर या सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्विविमीय या त्रियक प्रत्यास्थ टक्कर। द्विविमीय या त्रियक प्रत्यास्थ टक्कर या संगत बोल सकते हो आप लोग। द्विविमीय या त्रियक प्रत्यास्थ टक्कर जो है, इसके अंदर देखिए अपने पास में क्या होता है। इसके अंदर एक तो अपने जो टक्कर करने वाले कण है वो एक रेखा के अनुदिश नहीं होंगे, या आप लोग ये मान करके चल सकते हो कि जो कण है वो टकराने के बाद में क्या करेंगे, टकराने के बाद में ये अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। जैसे अपने ये मान करके चले इसके अंदर कि हमारे पास में क्या है, दो कण है। जैसे एक ये कण है जिसका द्रव्यमान कितना है, m1 है। ये u1 वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये गति करता हुआ एक दूसरे कण से जाकर के टकराता है जिसका द्रव्यमान कितना है, u2 है, परंतु वेग कितना है जिसका, 0 है। यानी ये गति करता हुआ जाएगा और एक ऐसे कण से टक्कर करेगा जो कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। ये अपनी कंडीशन है संगत या टक्कर से, संगत से पूर्व। ठीक है, कण जो अपना विराम अवस्था में है प्रारंभ में, और टक्कर जब होती है, टक्कर के पश्चात क्या होता है, ये दोनों कण जो है, ये तो इनकी प्रारंभिक रेखा है और ये लंब है, इन पर y और y डैश अक्ष यदि बनाए, y और y डैश अक्ष, तो इनमें से एक कण जो है वो तो क्या करेगा, जैसे एक कण m1 है, ये तो क्या करेगा, v1 वेग से गति करेगा, और जो दूसरा कण आपके पास में है वो क्या करेगा, v2 वेग से गति करेगा। ये तो कितना कोण बना करके जा रहा है, θ1 कोण बना करके जा रहा है, और ये कितना कोण बनाते हुए जा रहा है, θ2 कोण बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो θ1 θ2 और इन कोणों के साथ जा रहे हैं, v1 और v2 क्या है, इनके वेग है। अब यदि इसकी बात करें तो ये x एक्स है इसका, और ये अपनी कंडीशन है संगत के बाद, संगत के पश्चात। ठीक है, ये संगत के पश्चात जो है वो हमारे पास में कंडीशन है। तो संगत से पूर्व और ये संगत के पश्चात अपने x अक्ष के अनुदिश है और ये y अनुदिश के। ये देखिए, ये हमारे पास में v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है। इनके यदि हम लोग घटक बना लें तो इस साइड इसका घटक आएगा v1 cos θ1 और इसका क्या आएगा, v2 cos θ2। यहाँ देखिए इस साइड v1 का घटक आएगा v1 sin θ1 और इस साइड आएगा v2 sin θ2। तो ये हमारे पास में दो जो है वो घटक इसके प्राप्त हो जाते हैं। अब अपने इसके अंदर एक ये तो आप लोग देख ही सकते हो कि टक्कर के पश्चात कण जो XY तल के अंदर गति कर रहे हैं, संवेग संरक्षण का नियम अपने लगाएंगे और किसके लिए लगाएंगे, घटकों के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो अपने लिखेंगे संवेग घटकों के संरक्षण से, संवेग घटकों की संरक्षण से। जो संवेग घटक हमारे पास में आ रहे हैं उसके संरक्षण का नियम अपने यहाँ क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो जब संवेग घटकों के संरक्षण का नियम अपने यहाँ लागू करेंगे तो एक तो बात करेंगे x दिशा की और एक बात करेंगे अपने y दिशा की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं x दिशा में। x दिशा में देखिए, x दिशा के अंदर एक तो ये आएगा, x दिशा में वेग कितना है, m1 u1, वेग u1 है, द्रव्यमान कितना है m1, तो संवेग कितना हो गया m1 u1। दूसरे कण का कितना है 0 और किसके बराबर m1 वेग जो है x दिशा में, कौन सी दिशा, x दिशा के अंदर कौन सा घटक है, cos θ1 का, तो ये लिख दिया प्लस का m2 v2 cos θ2 लिख दिया। यानी आपके पास में आ गया m1 u1 बराबर m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2
कोस थीटा 2, ये हमारे पास में जो है वो मान प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से y दिशा में देखें, y दिशा में देखें तो y दिशा के अंदर एक तो जीरो आएगा प्लस आगे वाली जो टर्म है वो आएगी m1 v1 साइन थीटा 1 और माइनस का क्या आएगा m2 v2 साइन थीटा 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस का m2 v2 साइन थीटा 2। माइनस का इसलिए क्योंकि ये थीटा 2 ले रहे हैं। जब अपने यहाँ की बात करेंगे तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है एक दूसरे की क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। जो थीटा 1 और थीटा 2 है इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 के। इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, माइनस लगा दिया। तो ये हमारे पास में दो समीकरणें जो है वो प्राप्त हो जाती है, एक एक्स दिशा के लिए और एक कौन सी दिशा के लिए, वाई दिशा के लिए। इसके साथ यदि अपने को ये देखना हो कि गतिज ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है तो उसके लिए मान जो है वो किस तरीके से अपने प्राप्त होगा। तो गतिज ऊर्जा के संरक्षण से, गतिज ऊर्जा संरक्षण से, गतिज ऊर्जा संरक्षण से 1/2 m1 u1 स्क्वायर किसके बराबर, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 की स्क्वायर। ये समीकरण जो है वो हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं किससे, गतिज ऊर्जा जो है उसके संरक्षण के नियम से। तो ये अपने पास में समीकरण 1, 2 और 3 है। तो अब अपने पास में क्या है, हमारे पास में 4 अज्ञात राशियाँ हैं v1 v2 थीटा 1 और थीटा 2 और इनका मान अपने क्या करना है, इनका मान अपने ज्ञात करना है। और अपने पास में समीकरण कितनी है, 3 है। तो 3 समीकरण हैं और 4 अज्ञात चर है, इनका मान अपने इससे ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि कम से कम अपने कितने समीकरण होने की ज़रूरत है, 4 समीकरण होने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो 3 समीकरणों के अतिरिक्त अपने पास में एक और समीकरण होनी चाहिए जिससे अपने इन समीकरणों को क्या कर सके, सोल्व कर सके। जैसे आपके सामने कितनी समीकरणें बनी हुई है, 3 समीकरण बनी हुई है, समीकरण 1, 2 और 3। आपके पास में जो अज्ञात राशि है वो कितनी है, u1 u2 2 और v1 v2। u1 u2 का तो मान आपको दिया हुआ मिलेगा, थीटा 1 और थीटा 2 है, मतलब टक्कर के पश्चात की जो राशि है उन्हीं को ज्ञात करनी है। तो v1 v2 और थीटा 1 थीटा 2 ये 4 आपके पास में क्या है, अज्ञात राशि है। और आपके पास में समीकरण कितनी है, 3 समीकरण है, समीकरण 1, 2 और 3। तो 4 अज्ञात राशियों का मान 3 समीकरणों की सहायता से अपने क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। आपके पास में कम से कम कितनी समीकरण होनी ज़रूरी है, एक समीकरण और होनी चाहिए जिससे आप लोग क्या कर सको, इनका मान ज्ञात कर सको। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक इसी में मैं आपको और बताता हूँ। ये जो आप लोगों ने समीकरण प्राप्त किए इसके साथ ही आपको बता देता हूँ कि टक्कर के पश्चात जो है दोनों कण एक दूसरे के लंबवत क्या करते हैं, गति करते हैं। यदि ये बात हमें यहाँ पर सिद्ध करनी पड़ जाए कि कण जो टक्कर के पश्चात क्या कर रहे हैं, टक्कर के पश्चात लंबवत दिशाओं में गति कर रहे हैं, तो पहले समीकरण लिख देता हूँ मैं। आपके पास में आया m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा, ये समीकरण 1 थी। तो यदि आपको क्या करना, सिद्ध करना पड़ जाए कि जो कण है वो टक्कर के पश्चात एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 को आप लोग जोड़ दो तो कितना डिग्री प्राप्त होता है, आपको 90 डिग्री प्राप्त होता है। ये यदि आपको सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करोगे, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री यदि सिद्ध करना पड़ जाए, टक्कर के पश्चात दोनों कण एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गति करते हैं, ये सिद्ध करना। तो इसके लिए अपने मान लेते हैं कि m1 और m2 जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। यदि ये कंडीशन यहाँ लागू होगी तो आपके पास में देखिए क्या आएगा, ये आएगा m1 की जगह m और m v1 cos थीटा 1 प्लस m v2 और cos थीटा 2। m पूरी लाइन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये बनेगा u1 बराबर v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। ये समीकरण आपके पास में बन जाती है। और यहाँ से यदि देखो तो m1 m2 यदि बराबर होंगे तो ये यहाँ से हटेगा और ये मान जो आपके पास में किसके बराबर आएगा, ये मान आपके पास में आएगा 0 इक्वल v1 साइन थीटा 1 प्लस v2 साइन थीटा 2, समीकरण 5। और समीकरण यहाँ से यदि देखो 1/2 तो निरस्त हो ही रहे, m1 और m2 ये भी निरस्त हो जाएंगे। तो आपके पास में बचेगा u1 की स्क्वायर बराबर v1 की स्क्वायर प्लस v2 की
स्क्वायर। ये आपके पास में समीकरण 4, 5 और 6 आई है। इन समीकरणों से आप लोग क्या सिद्ध कर सकते हो कि ये कण जो है वो टक्कर के पश्चात किस तरीके से गति करते हैं, एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 4 का वर्ग करके और समीकरण 5 का वर्ग करके आपस में जोड़ना पड़ेगा। यानी समीकरण 4 और समीकरण 5 का वर्ग करके आप लोग क्या कर दोगे, आपस में जोड़ दोगे। तब देखिए आपके पास में क्या आएगा, तो ये समीकरण 4 है, इसका वर्ग किया आपने, तो ये तो है u1 की स्क्वायर, यहाँ कोई है नहीं, 0 है तो मान 0 ही आएगा। बराबर देखिए यहाँ पर आने वाला है, देखिए इसकी यदि स्क्वायर करोगे तो इन दोनों का क्या बनेगा, यहाँ पर होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर को साथ के साथ अपने क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो होल स्क्वायर को यदि आप लोग खोलोगे तो ये बनेगा v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर θ1 और ये बनेगा v1 स्क्वायर साइन θ1 स्क्वायर। यानी v1 स्क्वायर तो आएगा कॉमन और ये बनेगा साइन स्क्वायर θ1 प्लस कोस स्क्वायर θ1 प्लस ये बनेगा v2 स्क्वायर और यहाँ से ये बनेगा साइन θ2 इसकी स्क्वायर और कोस स्क्वायर θ2। ये मान आपके पास में बनेगा। प्लस कितना आएगा, प्लस देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2v1 v2, ठीक है, और कॉमन यही टर्म आने वाली है तो यहाँ आएगा कोस θ1 कोस θ2 और ये जो दूसरी टर्म है ये माइनस के अंदर है। समीकरण ये समीकरण देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा। इसे जब आप लोग खोलोगे तो ये बनेगा माइनस का साइन θ1 और साइन θ2, ये आपके पास में बनेगा। ठीक है, ये अपने कैसे बनाए, इसकी होल स्क्वायर कर लेना है और उसे आप लोग खोल लेना। यहाँ भी इसकी होल स्क्वायर करना और खोल लेना। ये समीकरण 2 जो है उसी से समीकरण 5 लिखिए, किसको हटा करके, m1 m2 को हटा करके। समीकरण 5 से m1 m2 हटा देना आप लोग और ये समीकरण आपके पास में समीकरण 5 के रूप में प्राप्त होगी। आपने ऐसा लिखा, आपको पता है ये दोनों और ये दोनों मिलकर के कितना बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो ये आपके पास में आएगा u1 स्क्वायर बराबर यहाँ से v1 स्क्वायर और यहाँ से कितना v2 स्क्वायर और प्लस 2v1 v2 और ये आपके पास में किसका सूत्र है, ये आपके पास में कोस a प्लस b का सूत्र है। ठीक है, ये जो सूत्र है किसका है, कोस a प्लस b का सूत्र है, जो क्या होगा कोस θ1 प्लस θ2 होगा। ठीक है, कोस a प्लस b या कोस θ1 प्लस θ2 जो सूत्र है वो आएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 6 जो है, समीकरण नंबर 6 आपको क्या बताती है कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर किसके बराबर है, u1 स्क्वायर के बराबर है। यदि ये मान आप लोग यहाँ रखो तो ये बनेगा u1 स्क्वायर बराबर, इन दोनों की जगह भी u1 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस θ1 प्लस कोस θ2। ये यहाँ से इस साइड आकर के कैंसिल होगा तो आपके पास में बनेगा 2v1 v2 कोस θ1 प्लस θ2 बराबर 0। ये समीकरण आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर आप लोग ये देख सकते हो कि टक्कर के पश्चात कोई भी कण जो है वो स्थिर अवस्था में नहीं आएगा, क्योंकि टक्कर से पूर्व भी कोई स्थिर अवस्था में नहीं था। तो इसका मतलब v1 व v2 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर कौन है आपके पास में, जो आपके पास में कोस θ1 प्लस θ2 लिखा गया वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, जो आपके पास में कोस θ1 प्लस θ2 लिखा गया है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सीधा 0 जो है उसके बराबर है। और आपको पता है कि कोस के बराबर 0 कब आता है, जब कोस 90 डिग्री होता है उसका मान कितना आता है, 0 आता है। कोस 90 जो है वो किसके बराबर लिखते हैं, अपने 0 के बराबर लिखते हैं, क्योंकि कोस 0 जो है उसका मान 0 होता है। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से तुलना करें दोनों की तो आप लोग देख सकते हो θ1 प्लस θ2 जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि कोस 90 जो है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 का मान 0 होता है और कोस 0 का मान 1 होता है। यहाँ पर आपके पास में 0 रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब कोस 90 है, कोस 90 का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो कोस 90 का मान 0 है, इसलिए θ1 प्लस θ2 जो है वो भी कितने हैं, आपके पास में 90 डिग्री के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर जब 90 होगा तभी यहाँ 0 आएगा, इसलिए θ1 प्लस θ2 अपने किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो कण है वो टक्कर कर रहे हैं। जैसे ये आपके पास में u1 वेग से था, ये u2 बराबर 0 से था, और टकराने के बाद में एक कण इधर जा रहा है और एक कण जो है वो इधर जा रहा है। ठीक है, और टकराने के बाद में v1 v2 वेग इनके आ जाते हैं। तो v1 v2 में से कोई भी क्या नहीं है, 0 नहीं है, क्योंकि v1 v2 तो वेग है। और ये जो कोण बन रहे थे θ1 और θ2
शुरुआत में, ये दोनों कोण कितने हैं, 90 डिग्री है। यहाँ से सिद्ध होता है कि जो आपके पास में द्विविमीय या जो तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर होती है उसके अंदर कण जो है वो टक्कर करने के पश्चात किस तरीके से गति करते हैं, एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाकर गति करते हैं। ये आपका एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे।